नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं 30 आवर्स। आज बात करेंगे हम चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद के हुए मैच के बारे में। आज मेरे साथ मौजूद हैं सजल साहू, उपेंद्र थापक और हर्षित चौरसिया। तो सजल, सबसे पहले हम बात करते हैं आज मयंक अग्रवाल की। मयंक अग्रवाल को आज के मैच में ड्रॉप आउट किया गया, या तो कहें कि उनको चोट के बहाने से टीम से बाहर किया गया। तो उनकी जगह टीम में शामिल किया नीतीश रेड्डी को, और नीतीश रेड्डी को टीम ने यहाँ छठे नंबर पर खिलाया। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फैसला ये आपको सही नजर आया कि मयंक अग्रवाल के बदले नीतीश रेड्डी को खिलाना है आज के मैच में, या अग्रवाल को आज के मैच में एक और मौका दिया जा सकता था? देखिए, पिछले 3 मैचों में मयंक अग्रवाल के बल्ले से रन तो आए हैं, लेकिन उस स्ट्राइक रेट से नहीं आए हैं। जितना उनके नीचे जो बैटिंग करते हैं, जितना बना सकते हैं वो नीचे के जो बैट्समैन है वो 200 250 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो वही अगर मयंक यादव को देखा जाए तो वो ज्यादातर रन और बॉल या फिर 120 125 के आसपास के स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर वो इतने स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उनके नीचे आने वाले आपके अभिषेक शर्मा, मार्करम है, हेनरिक क्लासन है, तो उन पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। तो ये मुझे लगता है सही फैसला है कि उनको आज बाहर किया गया है टीम से। उनकी जगह अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आज हमें दिखे हैं मैच में। और जिस तरीके से उन्होंने पावर प्ले में ही मैच बना दिया, तो वही हम चाह रहे थे कि सनराइजर्स हैदराबाद इसी तरीके से तैयारी करे, शुरुआत करे मैच की। हर्षित, मेरा इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल है कि आज टीम ने नीतीश रेड्डी को मौका दिया और ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते नजर आए। तो क्या आगे के मैचों में ऐसा हो सकता है कि हम राहुल त्रिपाठी को भी मैच में देख सकते हैं? अगर टीम में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हैं तो राहुल त्रिपाठी को नंबर 1 पर खिलाया जा सकता है। देखिए सचिन, बात होती है आईपीएल में विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढने की। और स्टार्टिंग में सब टीमें विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढने की ट्राई करती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद को विनिंग कॉम्बिनेशन इस पे ज्यादा अच्छा मिल चुका है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेविस सीड और अभिषेक शर्मा तेज तर्रार तूफानी ओपनिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं सुनील नारायण, फिलिप साल्ट की याद दिलाते हैं। और दोनों टीमें अच्छा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनकी ओपनिंग जोड़ी पहले 6 ओवरों में इतना अच्छा कर पा रही है। वो मैच जिसमें 276 बने थे, मयंक अग्रवाल 11 बॉल पे 12 रन बना के शायद आउट हो चुके थे। लेकिन इसके बाद अभिषेक शर्मा ने पावर प्ले में गेम बदला और ट्रेविस हीड ने भी, तो ये दोनों की ओपनिंग ज्यादा अच्छी है। इसके बाद मैच को चलाने के लिए बीच में आइडन मार्करम आता है, जो बहुत सॉलिड खिलाड़ी है। जब तेज चाहे तेज खेल सकते हैं, जब आराम से चाहे आराम से खेल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छा मैच चलाने वाला एक प्लेयर है। इसके बाद आपके पास नीचे बैठे हैं हेनरिच क्लासेन, जो अपने आप में अपना लोहा मनवा चुके हैं। अब्दुल समद, तो इतने तेज तर्रार और बीच के खिलाड़ी जो शानदार खेल रहे हैं, उनके बीच में राहुल त्रिपाठी का गेम हो सकता है जो गेम चलाने वाला होगा। लेकिन जब यदि आइडन मार्करम लगातार अच्छा करते रहेंगे तो मुझे इस बार राहुल त्रिपाठी की जगह थोड़ी मुश्किल लग रही है, क्योंकि इस टीम ने अपना विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढ लिया है। मेरा सवाल उपेन आपसे है कि पिछले सीजन के हीरो रहे मुकेश चौधरी आज के मैच में कहीं ना कहीं जीरो नजर आए। यूं कहें कि एक ओवर में 27 रन खाए, उसके बाद कप्तान ने उन्हें अगला ओवर ही नहीं दिया। तो क्या मुकेश चौधरी से एक और ओवर करवाया जा सकता था आज? देखिए, मुकेश चौधरी इस आईपीएल का अपना पहला मैच या ओवर खेल रहे थे। तो टीम के हिसाब से या सीधे आईपीएल में आके इतने लंबे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करना एकदम से मुश्किल हो जाता है खिलाड़ी के लिए, क्योंकि वो अभी उस स्तर के खिलाड़ी नहीं है जहां पर वो इतने बड़े स्तर पे आके प्रदर्शन करें। वो डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, पिछले साल उन्होंने आईपीएल में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन इसमें एक मैच में एक ओवर के बाद अगर 27 रन उन्होंने दिए, उसके बाद कप्तान ने उन्हें बॉल वापस नहीं दी, तो इसमें कहीं ना कहीं कप्तान का वो रूप भी होगा कि इतने रन नहीं थे कि वो एक रिस्क लेके उनको बॉल और एक बार फिर बॉल दे सके। तो इसमें कप्तान की गलती नहीं होगी, लेकिन हाँ ये है कि मुकेश चौधरी आने वाले दिनों में हमको अच्छा प्रदर्शन करते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि अभी मुस्तफिजुर रहमान नहीं है, तो मुकेश चौधरी उनकी जगह बिल्कुल सही साबित हो रहे हैं। खैर, प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, लेकिन अगले मैच में हम उनको देखेंगे जिसमें वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। सचिन, मैं आपको बता दूं कि मुकेश चौधरी ने आज आईपीएल का पहला मैच खेला, और 2000 जो पिछला जो सीजन था 2023 का, उसमें वो चोटिल थे, तो आज उन्होंने पहला मैच खेला था। सजल, मेरा इसी से जुड़ा आपसे एक सवाल है
कि आज के मैच में मुस्तफिजुर रहमान उपलब्ध नहीं थे, आने वाले मैचों में वो टीम के लिए उपलब्ध होंगे। तो क्या आज के प्रदर्शन के बाद हम मुकेश चौधरी को आगे के मैचों में सीएसके के लिए खेलते देख पाएंगे? देखिए, कंडीशंस की बात होती है। अगर आज मुस्तफिजुर रहमान होते तो उनकी जो स्लोअर गेंदे हैं, जो कटर्स है, वो यहाँ पर ज्यादा इफेक्टिव होती। मुकेश चौधरी भी ऐसी बॉलिंग करते हैं। तो कंपैरिजन करना कि क्या मुकेश को खिलाया जाए या फिर मुस्तफिजुर को खिलाया जाए, ये गलत है। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, और हमको 2022 का सीजन भी याद रखना चाहिए मुकेश चौधरी का, कि वो कैसे अचानक से आकर उन्होंने मतलब कि जो चेन्नई के कैंप में वो छा गए थे। तो दोनों अलग अलग बॉलर है, दोनों का तरीका, अंदाज अलग है बॉलिंग करने का। तो दोनों अलग कद के बॉलर है, तो इसमें ये बोलना कि क्या इसको खिलाना चाहिए इसको नहीं खिलाना चाहिए, वो थोड़ा अलग हो जाएगा। दोनों के पास अलग टैलेंट है। तो मुझे लगता है कि कंडीशंस के हिसाब से उनको यूज करें तो बेहतर है टीम के लिए। हर्षित, अजिंक्य रहाणे की स्ट्राइक रेट की समस्या चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बनी हुई है, क्योंकि पिछले मैचों में देखा गया है कि अजिंक्य रहाणे खुलकर खेलते नजर नहीं आए हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कितनी बड़ी समस्या है आज के टाइम पर? देखिए सचिन, आज मैं मैच देख रहा था और बात कर रहा था कि अजिंक्य रहाणे का स्ट्राइक रेट ही चेन्नई के इतने कम रन बनाने की सबसे बड़ी वजह है। चेन्नई यहाँ से 20-30 रन और बना सकती है। आप 30 बॉल में 35 रन बनाएंगे और पूरा मैच आप स्लो करके चले जाएंगे। ये चीजें, ये पिछले मैच में भी आपने, उसके एक मैच पहले भी यही की, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जब चेन्नई के बाद के पास इतनी बड़ी लाइनअप है कि 8वें नंबर पे धोनी आते हैं, तो निश्चित ही आप 3 नंबर पे, जैसे आज मोइन अली खेले, मतलब मोइन अली आज नीचे खेले, लेकिन मोइन अली को ऊपर ला सकते हैं, डेरी मिचेल को खिला सकते हैं, रचिन रविंद्र आपके पास हैं, गायकवाड़ है, शिवम दुबे हैं, इसके बाद जडेजा, धोनी, और इसके बाद आप शार्दुल ठाकुर का प्रयोग कर सकते हैं अजिंक्य रहाणे की जगह, क्योंकि वो भी एक अच्छे बैट्समैन है। और शार्दुल ठाकुर मुझे खेलते नजर नहीं आ रहे हैं, तो शार्दुल ठाकुर का ना खेलना मुझे उतना सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे से तो बेटर कर सकते हैं वो नीचे आके। और एक ऐसा खिलाड़ी जो इतना एक्सपीरियंस वाला हो और बीच में इस स्ट्राइक रेट से खेले और 1-2 मैच आपको कॉस्ट करने पड़े, जो शायद बाद में दिक्कत कर सकते हैं, ये उचित नहीं लग रहा है। तो मुझे लग रहा है अजिंक्य रहाणे की जगह शार्दुल ठाकुर एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि चेन्नई के पास बैटिंग लाइनअप पर्याप्त है। जब धोनी 8 नंबर पे आते हैं तो आप बैटिंग लाइनअप का जायजा ले सकते हैं, और दीपक चहर भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो जब डेप्थ है तो आप अपने खिलाड़ियों को यूज कीजिए। ये तो सही नहीं रहेगा कि इस स्ट्राइक रेट से इस T20 में जहाँ 276 बन रहे हैं, 165-60 नहीं हो पाएगा। सजल, मैं वापिस आपके पास आऊंगा। जैसे हर्षित ने बताया कि इस स्ट्राइक रेट से T20 में मैच नहीं खेल पाएंगे, तो क्या आज के मैच में अजिंक्य रहाणे की जो स्लो पारी थी वही मैच का कारण रही? क्योंकि टीम कहीं ना कहीं 30-32 रनों से पिछड़ती नजर आई। अगर टीम के पास 30-32 रन और एक्स्ट्रा होते तो मैच का परिणाम कुछ और हो सकता था। देखिए, सबसे पहले रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ ने बैटिंग की है। तो रचिन रविंद्र तो पिछले मैच के स्टाइल में ही आउट हुए, इस बार लगभग वैसे ही आउट हुए। और मुझे लगता है कि जो पिच थी वो आज थोड़ी ट्रिकी थी। जो बॉल है फंस कर आ रही थी, और जो स्लोअर है वो तो और रुक कर आ रही थी, तो टाइमिंग करना बॉल को आज बहुत ज्यादा ही इशू था एक बैट्समैन के लिए, सबसे बड़ा दिक्कत थी आज। तो मुझे नहीं लगता कि अजिंक्य रहाणे की पारी उतनी ज्यादा वो रही आज, क्योंकि आप कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को भी देखिए। अगर आप अजिंक्य रहाणे की बात करें तो आपको ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में भी बात करना पड़ेगा, जिन्होंने 21 बॉल पर 26 रन बनाए हैं। तो ये तो जब रचिन रविंद्र आउट हुए तो ऋतुराज गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे ही पार्टनरशिप कर रहे थे। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जब आउट हुए, जब शिवम दुबे आए अंदर, तो शिवम दुबे ने एक अच्छे नॉक खेली है, जिन्होंने उसमें 24 बॉल में 45 रन के आसपास बनाए हैं। लेकिन आप फिर उसके नीचे जाकर देखेंगे तो फिर जडेजा ने उतने ही बॉल बनाए, 23 पे 31 बनाए। डेरी मिचेल ने 11 पे 13 बनाए। तो एक तरीके से हम किसी एक इस मैच में परफॉर्मेंस, किसी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को हम वो नहीं कर सकते कि आज इन्होंने कम रन बनाए, कम स्ट्राइक रेट से बनाए। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि हम उनको इसलिए बोल सकते हैं कि आप देखिए, आप टॉप बैटर है, और आप टॉप ऑर्डर के बैटर है, और आपको आज ज्यादा रन बनाना चाहिए थे, ताकि नीचे रन बनाने की वो ना हो, प्रेशर ना हो। तो मुझे नहीं लगता कि अजिंक्य रहाणे इसमें वो है। बाकी और भी बैट्समैन है, ऋतुराज गायकवाड़ है, तो वो भी इसमें एक कल्प्रिट कह सकते हैं हम उनको।
आपका माइक ऑफ है। देखिए, मैं इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि जो अजिंक्य रहाणे की बात हुई है, तो अजिंक्य रहाणे के लिए वो पिच सही नहीं थी। मतलब दिल्ली जो चेन्नई की जो पूरी टीम थी, वो भी लगभग उसी स्ट्राइक रेट से रन बना रही थी। जब हमने ऋतुराज गायकवाड़ की जैसे आपने बात की, तो ऋतुराज गायकवाड़ का भी प्रदर्शन वैसा ही रहा। पूरी टीम में केवल शुभम दुबे ऐसे थे जो लगातार छक्के चौके मार के उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा खासा रखा T20 के हिसाब से। बाकी पूरी टीम उसी स्तर पर आई, और वो पिच ऐसी नहीं थी जिसपे उस स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए जा सके। और अजिंक्य रहाणे को हम शुरुआत से देखते आए हैं, वो एक स्लो बल्लेबाज है। मतलब उनकी कुछ पारियों को छोड़ दिया जाए तो वो उसी स्तर पर उसी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं। केवल आईपीएल में उनकी कुछ पारियां, कुछ T20 की पारियां, उनमें वो बेहतर प्रदर्शन करते हुए आए थे। एक T20 का बेटर स्ट्राइक रेट होता है, उसके साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। लेकिन उनका ज्यादातर जो स्ट्राइक रेट रहता है, वो वनडे और टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रहता है। हाँ, उपेन, मेरा सवाल एक आपसे है कि आज के मैच में देखा गया कि भुवनेश्वर कुमार से कप्तान ने पहले ही 3 ओवर करवाए और उनके बाद उनको एक डेथ ओवर करवाया गया। तो क्या ना क्या कप्तान की सोच यह है कि पहले भुवनेश्वर कुमार के ओवर निकाल लिए जाए ताकि वो मैच में ज्यादा रन खर्च ना करें, या फिर कप्तान कहीं ना कहीं उनको मिडिल ओवर में बॉलिंग देने से डर रहे हैं क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का कुछ समय से प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। देखिए सचिन, आज हम और आप और मैं दोनों ही दोपहर में जब इस बारे में बात कर रहे थे प्री मैच में, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भुवनेश्वर कुमार से 2 ओवर डलवाए जाते हैं पहले, और लास्ट उसमें तो वो रन नहीं देते हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 ओवर रहते हैं, उसमें उनका इकोनॉमी जो रहता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्यों ना उनसे पहले ही करवाया जाए, और आज के मैच में वही हुआ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कप्तान को के मन में इसको लेकर ये था कि भुवनेश्वर कुमार लास्ट में ज्यादा रन देते हैं, तो इसलिए उनसे पहले डलवाया जाए। जहां तक मुझे लग रहा है, तो ये पिच के आधार पर इस चीज को दिखाया गया है, क्योंकि पिच मदद कर रही थी बॉलर्स को। और भुवनेश्वर कुमार एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कंडीशंस के हिसाब से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। जब कंडीशंस उनके अनुकूल होती हैं, तो उनकी जो बॉलिंग और लाइन और लेंथ होती है, वो बहुत अकॉर्डिंग गिरती है। और उसके से वो एक बेहतर खौफनाक गेंदबाज के रूप में नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं कप्तान के मन में ये भी होगा कि लास्ट में इकोनॉमी अच्छा नहीं जाता है। लेकिन आज के मैच में हमने देखा कि लास्ट में उन्होंने जो एक ओवर डाला, उसमें भी उनका इकोनॉमी बहुत अच्छा गया। और आज उन्होंने आईपीएल का पहला विकेट भी लिया अपना, तो ये भी उनके लिए एक अच्छी बात हो जाती है कि, और वो विकेट चेन्नई के जो खौफनाक बल्लेबाज जो न्यूजीलैंड से आते हैं, रचिन रविंद्रन के रूप में था। तो कहीं ना कहीं भुवनेश्वर कुमार के लिए ये जो मैच है, आज का प्रदर्शन जो है, वो उनका मनोबल बढ़ाने वाला होगा। देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जब भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करना है तो शुरुआत के उन्होंने 2 ओवर किए हैं, जब रचिन रविंद्र, गायकवाड़ और अजिंक्य रहाणे बैटिंग कर रहे थे। तो तब तक उन्होंने अपने 2 ओवर निकाल लिए थे। लेकिन जब शिवम दुबे बैटिंग करने आए, जब शिवम दुबे ने बैटिंग करना है, तब अगर बात की जाए सीएसके के रन रेट के बारे में, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। शिवम दुबे लगभग आए 7वें या 8वें ओवर में बैटिंग करने आए। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 रन, 7 रन, 15 रन, 6 रन, मतलब कि बस एक ओवर को छोड़ के बाकी ओवर्स में रन काफी कम आ रहे थे। तो वहीं अगर जैसे ही 8वें ओवर में आपके शिवम दुबे क्रीज में आए, उसके बाद 11 रन, 15 रन, फिर थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो बढ़ता ही गया। तो मुझे लगता है कि भुवनेश्वर कुमार जो है, उन्होंने शिवम दुबे को बॉलिंग नहीं डाली है आज। तो ये एक बड़ा कारण भी हो सकता है कि भुवनेश्वर कुमार का इकोनॉमिक होने का। हाँ, उन्होंने आखिरी ओवर डाला है, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि उस वक्त बैटिंग कौन कर रहा था। रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, उनका भी स्ट्राइक रेट कोई उतना खास नहीं था, ऑलमोस्ट रन अ बॉल बोल सकते हैं, 7-8 बॉल पीछे थे। और डेरी मिचेल खेल रहे थे, डेरी मिचेल ने भी 11 पे 13 ही बनाया। तो मुझे लगता है कि ये पिच का फर्क था भुवनेश्वर कुमार के परफॉर्मेंस में। अगर शिवम दुबे आते तो मुझे लगता है कि 5-10 रन, 15 रन उनके जो वो है स्कोर कार्ड में और जुड़ जाते। हाँ हर्षित, मेरा एक सवाल है। जैसे कि ये सीजन अनकैप्ड खिलाड़ियों के नाम रहा है अभी तक। हम बात करें मयंक यादव की और है ना, मयंक यादव जैसे खिलाड़ियों की, तो कहीं ना कहीं डेरिल मिचेल फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या ऐसे में चेन्नई मैनेजमेंट समीर रिजवी को उनके बदले मौका दे सकता है क्या? नहीं सचिन, डेरी मिचेल पे विश्वास करना चाहिए। डेरी मिचेल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनने न्यूजीलैंड के लिए बहुत अच्छा किया है, और डेरी मिचेल अच्छा कर सकते हैं।
लेकिन आप डेरी मिचेल को अच्छा करते जब देखते हैं जब डेरी मिचेल ऊपर आते हैं। टेस्ट में ये उनका नंबर है, लेकिन T20 में आप देखो तो डेरी मिचेल ऊपर ज्यादा अच्छा करते हैं। और डेरी मिचेल को ऊपर खिलाना, जिस तरीके के बल्लेबाज वे हैं, पहले थोड़ा टाइम लेते हैं, इसके बाद बहुत बड़ी बड़ी पावर हिटिंग करते हैं, पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अंतिम समय पर एक बार सेट होने के बाद। लेकिन आप देखेंगे आज किस नंबर पे है डेरी मिचेल था, 6वें नंबर पे उन्हें होता है, मतलब 6 नंबर के बल्लेबाज रहे हैं। इसके पहले आप चौथे नंबर पे उतार रहे हैं, तो ये एक कारण हो सकता है कि बीच में सेटल होने में टाइम लगना है, मिडिल ओवर है, इसके बाद आपको हिटिंग करनी है, तो ये थोड़ा टाइम लगता है। मुझे लग रहा है डेरी मिचेल का ऊपर आप यूज कर सकते हैं, जिस नंबर पे अजिंक्य रहाणे खेल रहे हैं उस नंबर पे आप डेरी मिचेल का ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। डेरी मिचेल एक अच्छा खिलाड़ी खिलाड़ी है, आप उन्हें थोड़ा टाइम दें, और जब वो सेटल हो जाए इसके बाद आप उनकी बड़ी बड़ी पावर हिटिंग देखेंगे, और इस आईपीएल में ही देखेंगे। बस मुझे लग रहा है डेरी मिचेल को थोड़ा ऊपर आना चाहिए। सचिन रविंद्र ने भी शायद पहले मैच के बाद कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, तो एक बार शायद आप डेरी मिचेल को ओपनिंग भी ट्राई कर सकते हैं, और अजिंक्य रहाणे को एक मैच में शायद रेस्ट देके डेरी मिचेल को ऊपर तीसरे नंबर पे खिला मैं सकते हैं। तो बोलिए बोलिए जी। मुझे लगता है कि आप डेरी मिचेल को ऊपर खिला के उनका ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। वे एक बेहतर खिलाड़ी हैं, और पावर रेटिंग उनकी लास्ट में वही रोहित शर्मा के लेवल की चली जाती है, तो आप ऊपर खिलाएं, थोड़ा उन्हें टाइम दें। डेरी मिचेल एक बेहतर खिलाड़ी है, इतनी जल्दी बाहर करना मुझे सही नहीं लगता डेरी मिचेल को। सचिन, मैं आपको बता दूं कि जो डेरी मिचेल है, वो एक क्लासन तरह के क्लासन जैसे ही प्लेयर है। जैसे क्लासन बिना फुटवर्क के अगर खड़े खड़े मार सकते हैं, तो डेरी मिचेल भी वही वैसा ही करते हैं, क्योंकि लंबे कद की है। और बॉल जो हिटिंग आर्क रहता है, जो अगर देखा जाए हाइट के हिसाब से, तो काफी अच्छा है। उनका रेंज भी काफी अच्छा है, खड़े खड़े मारते हैं। और जिस तरीके के अगर बात की जा रही है कि अगर उनको किस पोजीशन पे उतारा जाए, तो मेरे पास कुछ स्टैट्स है यहाँ पर। न्यूजीलैंड के लिए वो खेलते हैं T20। तो अगर ओपनिंग में देखा जाए तो वो 10 इनिंग, ओपनिंग में उन्होंने 10 इनिंग खेले, जिसमें से 245 के आसपास बनाए। एवरेज उतना कोई खास नहीं है, 27 का एवरेज और 130 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। तो वही अगर चौथे पांचवें नंबर पर हम देखें, चौथे पांचवें पर वो सीएसके के लिए भी सफल होते रहते हैं कभी ना कभी। तो चौथे पांचवें पर उनका आंकड़ा काफी अच्छा है। चौथे पर है उनका 440 और 30 का स्ट्राइक रेट है, 150 तक का, सॉरी 30 का एवरेज है, 150 का स्ट्राइक रेट है। तो वही अगर पांचवें में देखा जाए, लगभग 400 रन है, और 35 के एवरेज के साथ 145 का स्ट्राइक रेट है। तो मुझे लगता है तीसरा चौथा उनके लिए अच्छा है। हम ओपनिंग भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ओपनिंग में हम रचिंद्र रविंद्र को हटा नहीं सकते। ऋतुराज गायकवाड़ को ये हो सकता है कि हम सेकंड नंबर पर ला ले, लेकिन फिर वही बात हो जाएगी कि अजिंक्य रहाणे को कहाँ रखें। तो ये एक थोड़ा सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सीएसके की टीम है, वो अपने कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करती है। वो कभी वो बोलते हैं ना, वंस इन अ ब्लू मून, की कभी हो गया तो हो गया, नहीं तो इसी एक स्क्वाड के साथ वो आगे तक हमें फिर से दिखेगी है। ओपेन, अब बात करेंगे एसआरएच के स्पिन डिपार्टमेंट में। आज के मैच में देखा गया कि दोनों स्पिनर लय में नहीं दिखे। हम बात करें शहबाज अहमद की और मयंक मार्कंडे की। मयंक मार्कंडे के तो दोनों ओवर गंदी तरीके से पिटे। तो क्या अगले मैच में हैदराबाद किसी नई नई रणनीति के साथ उतरेगी, या फिर हो सकता है कि मयंक मार्कंडे के बदले किसी और स्पिनर को मौका मिलेगा? देखिए सचिन, जब कोई टीम जीत जाती है और लगातार जीतती हुई आती है, तो वह अपने कॉम्बिनेशन में बहुत कम ऐसा होता है कि बदलाव करे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप हैदराबाद को देखिए तो उनकी बैटिंग ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है कि उनकी बॉलिंग की जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो नहीं है। पहले मैच में मुंबई के खिलाफ हैदराबाद ने 277 रन बनाए, लेकिन उनकी बॉलिंग लाइनअप ने भी 240 रन बनवा दिए। लेकिन हमें बॉलिंग की कमियां नहीं दिखी, क्योंकि बैटिंग ने इतना लंबा चौड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया था। हैदराबाद के बॉलर बिल्कुल नहीं चले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हैदराबाद उन्हें बदल देगा, क्योंकि हैदराबाद जो मयंक मार्कंडे है वो भी मुंबई के साथ पहले उन्हें अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद हैदराबाद के साथ भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनको बदलना इतना आसान नहीं होगा। और यहाँ तक बात है अहमद की, तो हैदराबाद उन पर बहुत भरोसा करता आया है, उनको भी नहीं बदलेंगे वो। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में, आने वाले मैचों में हैदराबाद अपने स्पिन डिपार्टमेंट में कोई बदलाव करेगा। हाँ, हो सकता है कि एक आध अगर चोटिल कोई खिलाड़ी आज मयंक अग्रवाल जैसा हो जाए, तो उसकी जगह कोई नया खिलाड़ी वो लाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद का मैनेजमेंट उसी के लिए जाना जाता है। उन्होंने डेविड वार्नर को बिठा दिया था, पिछले मैच के जो पिछले सीजन के जो कप्तान थे एडन मार्करम, उनको भी बिठा सकते हैं वो। और केन विलियमसन जैसे खिलाड़ी को छोड़ सकते हैं, राशिद खान जैसे खिलाड़ी को छोड़ सकते हैं। तो हैदराबाद का इतिहास रहा है, तो कह नहीं सकते, लेकिन तब भी मैनेजमेंट अगर किसी खिलाड़ी पर भरोसा कर रहा है,
तो वो सोच समझ के कर रहा है और लगातार जीतती हुई टीम को कोई नहीं बदलना चाहता। ठीक है, सचिन, मैं अब चाहता हूँ कि मैं दो तीन सवाल आप लोगों से पूछूं। और क्या है, थोड़ा कम समय की कमी है, तो मैं दो तीन सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हैदराबाद की पिच, सचिन आप बताइए कि जो हैदराबाद की पिच थी आज, वो स्लो थी। जो 277 रन जो बने थे पिछले पिच पे, वो आज पिच नहीं थी, आज दूसरे पिच पर खिलाया गया है। तो हमने देखा है कि जो सीएसके की टीम है वो इस पिच की आदी है, क्योंकि वो चेपॉक में खेलते हैं। उनको पूरा आइडिया होता है कि किस तरीके से उनको अपने बॉलर्स को यूज करना है, किस तरीके से बैट्समैन खेलेंगे। तो क्या आज कमी लगी आपको सीएसके में एसआरएच के खिलाफ? देखिए, मुझे आज चेन्नई की बल्लेबाजी में कमी दिखी। आपका माइक बंद है। सचिन, आपका माइक बंद है। सचिन, आपका माइक बंद है। सचिन, आपका माइक बंद है। सचिन आपका माइक बंद है। सॉरी सॉरी। देखिए, सजल, मुझे लगता है कि आज चेन्नई की बल्लेबाजी में कमी नजर आई, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज मैच में रन शॉर्ट हुए हैं। अगर हम देखिए एसआरएच की, अगर गेंदबाजी की बात करें, स्पिन डिपार्टमेंट की, तो देखिए कहीं ना कहीं एसआरएच के स्पिनर्स आज मैच में नहीं दिखे हमको। दोनों स्पिनर्स का आज बुरा हाल रहा। भले ही आज शहबाज अहमद ने एक ओवर डाला, पर एक ओवर में भी वो लय में नहीं दिखे। चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर्स ने अच्छा पिच का इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं अपने चार तीनों स्पिनर्स ने, आज मोइन अली ने भी बॉल डाली, तो कहीं ना कहीं सारे स्पिनर्स ने अच्छी बॉलिंग की। तो मुझे लगता है कि अगर चेन्नई अगर 20-25 रन और बोर्ड पर लगा देती, तो कहीं ना कहीं मैच का परिणाम और देखने को मिल सकता था। तो आज के मैच में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में चेन्नई से चूक हुई है। ठीक है, हर्षित जी, ये बताइए कि हमने पिछले मैच में भी यही देखा, जब सीएसके और डीसी के बीच मैच हो रहा था, तब अगर बैटिंग क्रम की बात की जाए तो सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ बैटिंग कर रहे थे। लेकिन दिक्कत यह आई कि वो जल्दी आउट हो गए। तो क्या ऐसा है कि वल्नरेबल है सीएसके का मिडल ऑर्डर, कि जैसे ही वो आउट हो जा रहे हैं उसके बाद टीम थोड़ी ढह सी जा रही है? आपको ऐसा लगता है? चेन्नई का बैटिंग ऑर्डर जब आईपीएल शुरू हो रहा था तो उससे पहले ये माना जाता था कि सबसे मजबूत बैटिंग लाइनअप है, और है भी। लेकिन आप देखिए ना, मतलब है खिलाड़ी बहुत अच्छे, लेकिन आप उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे लग रही है सबसे बड़ी कमी दो खिलाड़ियों की, जो हर आईपीएल में चेन्नई को मॉडरेट करते थे। याद होगा आपको, पिछले 2-3 आईपीएल में मोइन अली ने जिस तरीके के वो चेन्नई को मॉडरेट किया था, जब जरूरत थी तो बहुत तेजी से आक्रमण बनाते थे, और उसके बाद अंबाती रायडू। लेकिन अब वहां पे अब ये दोनों खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का साफ साफ नजारा देख सकते हैं। डेरी मिचेल उस तरीके से मॉडरेट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से मोइन अली करते थे, और अंबाती रायडू जिस तरीके से मॉडरेट करते थे वो समीर रिच भी करते नजर नहीं आए हैं। तो मुझे ये दोनों चीजें काफी लग रही है। और डेविन कॉनवे बहुत कम फ्लॉप होते थे, लगातार अच्छा खेल रहे थे, लेकिन सचिन रविंद्र भी पहले मैच के बाद उतना खास करते नहीं आ रहा है। तो ये चीजें दिक्कत है, जो मोइन अली और अंबाती रायडू जो मॉडरेट कर पा रहे थे, चेन्नई का ये बैटिंग लाइनअप उस लेवल पे मॉडरेट नहीं कर पा रहा है। बस मुझे एक कमी चेन्नई के में मॉडरेशन की लग रही है, कि जब आपको जरूरत तेजी से खेलने की, तो आपका एक खिलाड़ी जो मोइन अली के रूप में बहुत अच्छा खेल लेता था अंबाती रायडू के रूप में, वो इस बार नहीं खेलता दिख रहा है। और साथ साथ डेविन कॉनवे की कमी भी चेन्नई को साफ खलती नजर आ रही है, क्योंकि वो एक आध मैच फ्लॉप होते थे लेकिन 2-3 मैच लगातार बहुत अच्छा करते थे। तो मुझे बस लग रहा है मॉडरेशन की कमी, और शायद आप मोइन अली के यूज बीच में कर सकते हैं, तो जो कमियां दिख रही हैं वो सही हो सकती हैं। एक बार हालांकि वो ट्राई जरूर ज्यादातर करना चाहिए मोइन ज्यादातर अली वो के ऊपर। बीच बीच टूर्नामेंट में ही आपको दिखेंगे, और पिछले जैसा ट्रेंड चला आ रहा है उनको बीच में ही वो आते हैं। ये बताइए उपेंद्र जी कि भले ही उनके ओपनिंग ऑर्डर अभी चल नहीं रहा है पिछले दो मैचेस से, लेकिन मिडल ऑर्डर जो है उनका शिवम दुबे, शिवम दुबे ने क्या ही परफॉर्मेंस किया, लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं। चौथे नंबर पर किस तरीके से आप टी20 वर्ल्ड कप में देख रहे हो उनको? क्या वो कंटेंडर है इस बार टी20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए? क्योंकि बातें तो पिछले साल से चल रही है, लेकिन क्या वो एक कंटेंडर रहेंगे चौथे पांचवें नंबर के लिए इंडिया टीम के लिए? पहले मैं मोइन अली के ऊपर बात करना चाहूंगा कि मोइन अली, अजिंक्य रहाणे जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं, तो उसकी जगह पे मैं मोइन अली को खेलता हुआ देखना चाहूंगा और देख सकता हूँ। क्योंकि मोइन अली चौथे नंबर पर आके बेहतर ढंग से बल्लेबाजी कर सकते हैं, उन्होंने पिछले कई सीजन्स में दिखाया भी है। बाकी जहां तक शिवम दुबे की बात है, तो शिवम दुबे जैसे मैंने सुबह दोपहर की उसमें बोला था,
कि वो एक गली क्रिकेटर की भूमिका में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि आइए मैं बल्लेबाजी करूंगा, ना फील्डिंग करूंगा, ना गेंदबाजी करूंगा। वो आते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, उसके बाद बैठ जाते हैं। आईपीएल का जो वर्ल्ड कप होगा, सॉरी टी20 का जो वर्ल्ड कप होगा, उसमें जो शुभम दुबे का है, तो उसमें इम्पैक्ट प्लेयर का रूल नहीं है। तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अब शुभम दुबे बल्लेबाजी गेंदबाजी में कैसा प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वो बॉलिंग भी डाल सकते हैं, वो कैसा प्रदर्शन करते हैं उसके आधार पर उनको ले जाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है। इंडिया क्रिकेट टीम के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है। इस टाइम पे हम देखें, ओपनिंग से लेके हर नंबर के लिए दो दो तीन तीन लोग हमारे पास हैं जो खेलने के लिए तैयार हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा और राहुल के अलावा पंत भी हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं, पृथ्वी शॉ भी और लाइन में है, ईशान किशन भी है। तो बल्लेबाजों की कमी नहीं है। इसलिए शिवम दुबे का नंबर, हाँ, लेकिन जो जिस तरीके से वो चेन्नई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर लगातार 14-15 मैचों में वो ऐसा प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन कमेटी है उसके ऊपर दबाव होगा कि आप शिवम दुबे को उसमें लें। ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचा है। कुछ सवाल लेंगे आप तीनों से, आखिरी आखिरी। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की बात की जाए, तो उन्हें आज हमें उनके बैटिंग क्रम में चेंजेस देखने को मिले हैं। मयंक अग्रवाल की जगह ट्रेविस हेड आए हैं। जो अभिषेक शर्मा फर्स्ट डाउन उतरते थे, आज वो ओपनिंग करते हुए हमें दिखे हैं। क्या वो एक्सपेरिमेंट है आज के मैच में? क्या आगे की तैयारी है, या फिर आपको लगता है सचिन की ये जो पहले जो इनका बैटिंग ऑर्डर चला हुआ आ रहा था कि पहले ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा, मार्करम, उसके बाद क्लासेन, वह ठीक था कि आज जो बैटिंग ऑर्डर बनाया गया वह ठीक है? देखिए, मुझे लगता है कि सजल ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, और कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि आज सफल होते नजर आया है। और मुझे नहीं लगता कि आगे के मैचों में इसमें हम बदलाव देखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आगे के मैचों में एसआरएच के लिए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ही ओपनिंग करते नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं नंबर 1 में हम बदलाव देख सकते हैं कि एडन मार्करम की जगह हमको शायद मयंक अग्रवाल, अगर ओपनिंग देखी, मुझे लगता है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा नजर करते आएंगे। अगर मैनेजमेंट नंबर 1 पर मौका दे सकती है तो मयंक अग्रवाल या फिर राहुल त्रिपाठी को मौका मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखिए, आगे के मैच में हो सकता है कि एडन मार्करम दोबारा चौथे नंबर पर धकेले जाएं, क्योंकि आज उनको प्रमोट किया गया है। और ये देखिए, मुझे लगता है कि नंबर 1 के लिए अच्छा विकल्प मार्करम भी हो सकते हैं, क्योंकि आज के मैच में देखा गया है कि उन्होंने स्ट्राइक रेट से अच्छे रन बनाए हैं और मैचों के मुकाबले। नहीं, मतलब स्ट्राइक रेट में इजाफा हुआ है, लेकिन उतना भी नहीं हुआ है शायद, जितना शायद होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन पिच के हिसाब से अगर हम बोले जाए, तो पिच के हिसाब से स्ट्राइक रेट काफी अच्छा है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि आप एग्री करेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे ये लगता है कि ट्रेविस हेड और जो अभिषेक शर्मा है, उन्होंने शायद 6 ओवर में 78 रन बनाए थे, तो आधा मैच तो उन्होंने पावर प्ले में ही खत्म कर दिया। जितनी फायरी नॉक खेली दोनों ने, सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त ही। उसके बाद आप अगर लिस्ट देखेंगे बॉल के हिसाब से कितने रन बने, तो बैट्समैन उसके बाद स्लो हो गए। फिर वही हमको स्ट्राइक रेट पे भी दिख रहा है। इसके बाद है, मेरा सवाल था, मैं शायद थोड़ा भूल गया मुझे क्या पूछ रहा था उपेंद्र थापक से। तब तक आपका कोई सवाल है तो एक पूछ लीजिए सचिन, छोटा सा, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था तो भूल गया इधर। हाँ हर्षित, मेरा सवाल एक आपसे ये है कि ऋतुराज गायकवाड़ कहीं ना कहीं ऐसा है कि क्या वो कप्तानी के दबाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि देखिए, पिछले सीजन में देखा गया है कि शुरुआत में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब धोनी की कप्तानी में खेल रहे थे, पर इस साल उनको कप्तानी मिली है तो कहीं ना कहीं उनका, मुझे लगता है कि प्रदर्शन फीका सा रहा है। तो क्या इनके प्रदर्शन की वजह कप्तानी का दबाव है? नहीं, इतना तो अभी इस शुरुआत आईपीएल में इतना कहना सही नहीं रहेगा। मैच अभी आगे बाकी है। एक मैच, एक आईपीएल याद होगा, ऋतुराज गायकवाड़ लगातार 3 मैचों पे 0 पे आउट हुए थे। इसके बाद शायद टॉप स्कोरर या सेकंड टॉप स्कोरर रहे थे आईपीएल के। तो अभी स्टार्टिंग आईपीएल है, इतना सब कहना ने ऋतुराज गायक के बारे में के तो गायकवाड़ के बारे में सही नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आईपीएल किए हैं, लगातार आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। कप्तानी हाँ मिली है, एक थोड़ा सा दबाव रहता है, लेकिन पीछे धोनी है तो इतना दबाव भी धोनी उनपे हावी नहीं होने दे रहे होंगे। अ, आगे मैच पे ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा करते दिखेंगे, मुझे बिल्कुल विश्वास है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, सॉलिड खिलाड़ी हैं, जानते हैं किस तरीके से बैटिंग को मूव करना है। ऋतुराज गायकवाड़ पे अभी इतना सही होगा नहीं कहना, क्योंकि अभी 3-4 मैच ही हुए हैं। तो मैं इस बात से तो सहमत नहीं हूँ कि कप्तानी के दबाव के कारण वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं।
अभी ठीक है, आईपीएल आखिरी। बाकी है ऋतुराज गायकवाड़ से। ठीक है, ठीक है, देखिए आखिरी हमारे पास 5 मिनट है। आपको मैं छोटे कमेंट्स लेना चाहूंगा, या तो आज के मैच के बारे में बात हुई। देखिए अभी ये न्यूज चल रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होना है। आपसे बस छोटा छोटा कमेंट्स लूंगा। हर्षित, सबसे पहले आप ये बताइए कि 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना है, और आज जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनका ये क्या, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या भारत वहां जाएगा, तो उन्होंने सीधा जवाब ये दिया कि अगर अगर पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है तो हम नहीं खेलें, हम दो मुहा उनसे डील नहीं करेंगे, या तो आप वो रोकिए, आतंकवाद रोकिए, तब हम हमारी टीम भेजेंगे। वैसे उन्होंने बोला कि बीसीसीआई का मैटर है, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। तो क्या ऐसा भी बोला जा रहा है कि अगर भारत नहीं जाएगी वहां पर तो डायरेक्टली श्रीलंका आपको क्वालिफाई करते हुए दिखेगी चैंपियंस ट्रॉफी में? तो क्या लगता है, भारत वहां जाएगी या फिर भारत के लिए अवे मैचेस वो करवाए जाएंगे? छोटा सा कमेंट चाहूंगा आपका, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। मैं ये कहूंगा कि भारत के लिए मैचेस सिर्फ करवाए जाएंगे, क्योंकि ये हम्म। आपने अभी भी देखा, लास्ट हम्म। टाइम भी देखा, भारत के लिए मैच सिर्फ हो जाएंगे। आगे हम्म। आने वाले समय में आपको ये चीजें देखने मिल जाएंगी। अब कैसे होगा क्या होगा वो राजनीति जाने, लेकिन वो मैच सिर्फ हो जाएंगे। ठीक है, सचिन जी बताइए। मैं हर चीज से सहमत हूँ कि जो भारत और पाकिस्तान के मैच होंगे वो अवे में शिफ्ट होंगे, और भारत जो है पाकिस्तान नहीं जाएगी। ठीक है, थापक जी ये बताइए कि अवे में तो शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन पिछले बार जो टूर्नामेंट हुआ तब ये कहा गया था कि वो था आपका शायद एशिया कप था हाँ, जब अवे हुआ था। एशिया कप था। हाँ, तब ये कहा एशिया गया था, कप था। लेकिन फाइनल फाइनल वही होगा। अगर फाइनल मान लीजिए भारत आ गई, तो फाइनल आपको पाकिस्तान में ही खेलना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो भारत जा सकती है फाइनल में। तब क्या सीन हो सकता है, तब क्या सिनेरियो बन सकता है भारत के साथ, कि उसको पाकिस्तान के खेलने जाना पड़ेगा, फाइनल भी शिफ्ट हो जाएगा आपका बाहर? देखिए, बीसीसीआई हो, क्रिकेट हो या दुनिया का कोई सा भी खेल हो, जहाँ पे पैसा होता है वो पैसा बोलता है। बीसीसीआई इस टाइम पे सबसे मजबूत आईसीसी का प्रबल वो है कि सदस्य। तो टीम इंडिया के बिना कोई भी टूर्नामेंट कराना किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। भारत अगर उस टूर्नामेंट में नहीं खेलता है तो कहीं ना कहीं ये उस टूर्नामेंट के लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इंडिया के लिए मैच जहां तक मुझे लगता है तो बाहर होंगे। जैसे पाकिस्तान में जब एशिया कप हुआ था तो पाकिस्तान की टीम जो होम ग्राउंड पे खेल रही थी अपने, उसको भी एक मैच घर पे खेलने जाना पड़ता था, दूसरा मैच श्रीलंका खेलने जाना पड़ता था। हाँ, उसको शुरुआत के लेकर जो मैचेस पाकिस्तान हुए हैं वो वहां हुए हैं कुछ मैचेस। उसको हम्म। लेकर पाकिस्तान में भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था उनका कि आप कैसे डील लेके आए कि हमारी टीम को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो हम्म। ये दिक्कत है, लेकिन हाँ, इंडिया के मैच शिफ्ट होंगे। अगर फाइनल भी होता है तो फाइनल में भी इंडिया बाहर ही खेलेगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये टूर्नामेंट आईसीसी का है। ये एशिया कप या एसीसी का टूर्नामेंट नहीं है। तो भारत को अगर पाकिस्तान नहीं जाना है तो एक स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ेगा, ताकि वो वहां जाने से बच सके। इसी तरीके के हर अपडेट्स के लिए, हर आईपीएल अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए 30 यार्ड्स पर।